प्यारे मित्रों, मैं विनय कुमार अपने इस YouTube चैनल PSEB स्टडी नंबर 1 पर आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, आज हम आपको ले चलते हैं NCERT पृष्ठ संख्या 7 जो कि 10वां क्लास मैथ का बुक है, उसके एग्जाम्पल नंबर 2 से और एग्जाम्पल नंबर 3 से रूबरू कराने। आपकी जानकारी के लिए मित्रों मैं बतला दूं, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसे मैं इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में बतलाया हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हों तो हम चाहेंगे कि आप हमारे प्ले लिस्ट में उसे जाकर ज़रूर देखें। तो आइए मित्रों, आप इस प्रश्नों को हल करें या हम इसमें थोड़ा सा सहायक की भांति काम करें, उसके पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मित्रों, ऐसे तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो बातें कहता है। पहली बात यह कहता है कि A बराबर होता है BQ प्लस R। दूसरी बात यह कहता है कि R का मान जो होता है ना, वह 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और B से हमेशा छोटा होता है। यही दो बातें हैं। यानी कहने का मित्रों बात यह है कि यदि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं तो यह भागफल कुछ आता है और शेषफल कुछ आता है। तो ये आपका जो यह भाज्य होता है ना, यह भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, जो कि यह बात है। ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है दो यदि धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें A और B आप किसे मानेंगे? ये जो होता है वो बड़ी संख्या होता है, ये जो होता है बड़ी संख्या होता है, अब B जो होता है ना वो छोटी संख्या होता है, छोटी संख्या होता है। और जो R होता है ना मित्रों, यह आप जानते हैं R जो होता है यह शेषफल रिमाइंडर को डिनोट करता है, शेषफल। तो इस सब की चर्चा मैं एग्जाम्पल 2 और 3 में करूँगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आइडिया, ऐसे तो आइडिया इसके बारे में विस्तार रूप से मैं दिया हूँ, यदि आप उसे ना देखें हो तो ज़रूर देखें, लेकिन फिर भी तो A डिनोट करता है बड़ी संख्या को, B डिनोट करता है छोटी संख्या को और R डिनोट करता है शेषफल को। आइए मित्रों, थोड़ी बहुत चर्चा सम और विषम पर कर लेते हैं। अच्छा, हर चीज़ का एक सांचा होता है। जैसे मैं कहूँ मित्रों, एक मूर्तिकार A है और इसको मूर्ति B और C बनानी है। बात समझना, ये कोई मूर्तिकार है, मूर्तिकार उसको बोलते हैं जो मूर्ति बनाता है, उसे B मूर्ति बनानी है और C मूर्ति बनानी है। तो यह BC मूर्ति बनाने के लिए उसके पास एक सांचा होगा ना, सांचा के माध्यम से ही तो बना पाएगा। अच्छा, जैसे मैं कहूँ एक को ईंट बनानी है, ईंट जैसे घर बनता है, या ईंट बनाने के लिए उसके पास एक ईंट का सांचा होना अनिवार्य है। अच्छा, मैं कहूँ मित्रों कि हमें एक कोई ऐसी संख्या बनानी है, जैसे मुझे एक C संख्या बनानी है। C की जगह पर कुछ भी हो सकता है मित्रों। तो मुझे कोई संख्या मैं बतला रहा था मित्रों कि हमें C बनानी हो, तो C के लिए एक सांचा चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यह C संख्या जो है हमें या तो सम बनानी है, या तो मुझे सम संख्या बनानी है, या मुझे विषम संख्या बनानी है। सम संख्या बनानी है या विषम संख्या बनानी है। तो सबसे पहले तो मित्रों मुझे यह पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या वह सभी संख्याएं होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है, या जिसके लास्ट में जो होता है 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 या 8 होता है, जैसे कि मैं सम संख्या के बारे में मैं बतलाया हूँ। अब विषम संख्या वह संख्या होती हैं जिसके लास्ट का अंक जो होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है या 9 होता है, या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वह सम संख्याएं कहलाती है। आइए मित्रों, थोड़ा सा इस पर और बातें हम यहाँ कर लेते हैं। थोड़ी बातें और क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं कहूँ कि 2 में कोई संख्या, आप यहाँ पर कोई सी भी संख्या माने कोई भी प्राकृतिक संख्या पर रख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के आप अनंत तक जो भी संख्या है। तो मान लेते हैं कि उस संख्या को हम Q रखते हैं, Q की जगह पर हम 1, 2, 3 कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। आप बताओ ना,
या 2 से पूरी तरह कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी ना। क्यों कटेगी? क्यों इसलिए कटेगी क्योंकि 2 गुणा में है, और जो गुणा में होता है उसे हम भाग दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 4 बनाने के लिए आपको 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं अभी तो कह सकता हूँ ना कि 2 गुणा है, तो 1 2 से मैं चाहूँ तो भाग भी दे सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई भी संख्या यदि 2 और गुणे के रूप में हो, 2 और गुणांक के रूप में हो, गुणांक की जगह पर आप 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यदि कोई संख्याएं हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे हम कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अच्छा मित्रों, यदि मैं कहूँ कि आप 2 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले 2q तो यह 2 से विभाजित होगी, और इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ देंगे तो यह संख्याएं सम नहीं रहेंगी। जैसे 2q की जगह पर q की जगह पर अगर मित्रों मैं 1 लेता हूँ तो 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 1 कितना? 3। अगर q की जगह पर 2 लेता हूँ तो 2 2 4 1 5। अगर 3 लेता हूँ तो 2 3 6 1 7। आप क्या देख रहे हैं कि यदि 2q प्लस 1 के रूप में कोई संख्याएं हैं, 2q प्लस 3 के रूप में कोई संख्या है, तो वह सम नहीं होगी बल्कि वह संख्याएं विषम हो जाएगी। एक बार फिर से मित्रों मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल 2 और 3 को बनाऊंगा। सबसे पहले इसमें हम 2 चीज़ का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, जो कि है a = bq + r। a और b 2 धनात्मक संख्याएं होती है। a उसको मानते हैं जो बड़ा होता है, b उसे मानते हैं कि जो छोटा होता है। तो यदि हमें भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल r प्राप्त होता है, तो संख्या बराबर जो होती है वह bq + r हो सकती है, और r का मान हमेशा b से छोटा। देखिए ना, जिसे मैं 8 से 25 में भाग दिया था तो क्या आया था मेरा शेषफल? या तो इसमें तो 1 आया है, लेकिन यदि आप 8 से भाग किसी संख्या में करते हैं तो शेषफल या तो कुछ भी नहीं आएगा, या तो 7 तक आ सकता है, 8 नहीं आ सकता। यह दूसरी बात है। यही बात है। सम संख्या, कोई भी सम संख्या उसे कहते हैं जो 2q के रूप में हो। 2q की जगह पर यानी q की जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। विषम संख्या के लिए क्या कि 2q + 1 के रूप का हो। अच्छा, यह तो रही मित्रों 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से समझ जाने के लिए यह छोटी सी कंसेप्ट। अब थोड़ी सी मित्रों बात मैं और कर लूँगा। वह बात क्या है कि मैं यदि कहूँ कि आपको यह चावल दे रहा हूँ, चावल समझ रहे हैं? चावल समझ रहे हैं? मैं कहूँ इस चावल से आपको मित्रों खीर बनानी है। क्या बनानी है? खीर बनानी है। चावल से आपको खीर बनानी है, या मैं कहूँ पुलाव बनानी है। तो यदि मैं कहता हूँ कि आपको खीर बनानी है, तो आप बताइए, आप वहीं सब काम करेंगे जिससे कि खीर बन जाए। मैं कहूँ कि यह चावल का प्रयोग करके आपको पुलाव बनानी है, तो आप वहीं काम करेंगे ना जिससे पुलाव बन जाए। आप तो वह काम नहीं करेंगे जिससे खीर बन जाए। ठीक उसी तरह से मित्रों, यदि हमें किसी संख्या को दर्शाना हो, या हमें साबित करना हो, या सिद्ध करने वाला जो भी प्रश्न हो, या दर्शाने वाला जो भी प्रश्न हो, मतलब कि वो आपको निर्देश दिया जाता है कि आप यहीं कीजिए। तो जब यदि आपको निर्देश दिया जाए कि आप यहीं कीजिए, तो आप उसी के अनुरूप चलेंगे, या नहीं कि आप चावल से कुछ भी बना देंगे। हम कह रहे हैं खीर बनाने के लिए, आप पुलाव बना कर दे दें। हाँ, चावल से पुलाव भी बनाया जा सकता है, खीर भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे जो कहा जाए वहीं काम करेंगे। इसलिए मित्रों, यह एग्जाम्पल 2 3 या जो भी दर्शाने वाली प्रश्न आए, या जो भी सिद्ध करने वाली प्रश्न आए, वो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है कि आप इसके लिए क्या करेंगे, नहीं हम कुछ जो चाहें सो कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जब भी दर्शाने वाली प्रश्न आए या सिद्ध करने वाली प्रश्न आए, तो मेरा सजेशन यह होगा कि आप 1-2 बार उसे प्रैक्टिस करें, बनाएं, ताकि आप परीक्षा में भी उसे बहुत अच्छा तरीका से उकेर सकें। तो आइए, जैसा कि आप यह देख रहे हैं, एग्जाम्पल 2 और 3। एग्जाम्पल 2 है मित्रों, दर्शाएं कि किसी भी, एग्जाम्पल जैसे 2 है मित्रों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हाँ, तो 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है।
जहाँ q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। q कोई भी पूर्णांक माने आप कोई भी प्राकृतिक संख्या धनात्मक मित्रों ले सकते हैं। तो आइए इस प्रश्नों को कैसे हम दर्शा रहे हैं। दर्शाना है, मैं पहले ही बतलाया कि यदि आपको खीर बनानी है तो आपको वही सारी कामें करनी होगी जिससे खीर बन जाए, पुलाव पर आप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम इसे लिख रहे होंगे कि दिया गया संख्या का रूप है, दिया गया संख्या का रूप है, संख्या का रूप क्या है, दिया गया संख्या का रूप है या तो 2q या 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। तो आप तो पहले भी जान चुके हैं मित्रों कि कोई भी संख्या का रूप a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है, यानी यह संख्या बराबर है 2q, यानी इसमें शेषफल 0 है, इसमें 2q प्लस 1, इसमें शेषफल 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों स्थिति में यह b का मान जो है वह 2 है। तो यहाँ लिखूँगा, इसलिए यहाँ b बराबर 2। तो आप यह भी जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कथन था दूसरे कथन के अनुसार से कि r का मान, r यानी शेषफल का मान जो होता है हमेशा b से छोटा होता है, यानी शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो जाएगा मित्रों, या तो कुछ भी नहीं होगा, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अब बताइए, मुझे b पता चल गया और मुझे r का मान पता चल गया, r का मान पता चल गया, तो क्या हम संख्या नहीं बता सकते हैं कि इससे कितनी संख्याएं हो सकती है, बता सकते हैं ना, माने इस प्रकार संख्याएं कितनी बन सकती है, या तो हम बता सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं। तो क्या हो सकता है, r का जब संभावित मान मिल गया मित्रों तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये संख्या का एक साँचा है, एक रूप है, इसी पर हम सजाएंगे इसको। तो लिखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि r का मान 3 है, 3 रूप में r का मान है, तो इसलिए 3 रूप से संख्याएं हो सकती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब, और यहाँ लिखेंगे तब, जब तब, जब r का मान मित्रों 0 हो तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तो b का मान है 2, q मुझे नहीं पता है, और r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ 2q। यहाँ जब r बराबर 1 तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। मित्रों जब r बराबर, अच्छा सॉरी मित्रों, r का संभावित मान जो है यदि आप b से भाग करते हैं तो r का मान कभी भी तो 0 हो नहीं सकता है। या थोड़ा सा मैं मिस कर गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा ही कथन था कि नहीं, r शेषफल का मान जब भी होगा तो b से छोटा ही होगा, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो मित्रों यह 2 नहीं होगा, तो या तो संख्याएं 2q होगी या तो संख्याएं 2q प्लस 1 होगी, तो इसे हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, या तो मेरे पास संख्याएं 2q प्राप्त हुई या तो संख्याएं मेरे पास 2q प्लस 1 प्राप्त हुई, यहीं प्राप्त हुई। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि 2q के जगह पर, यानी q के जगह पर यदि हम कोई भी मान लेते हैं मित्रों, यहाँ q के जगह पर हम कोई भी मान लेते हैं, तो संख्याएं देखिए ना क्या होगी, सम ही संख्या होगी। जैसे 2 गुणे 1 रखेंगे 2, 2 गुणे 2, q की जगह पर 2 लेते हैं तो 4, 2 गुणे 3 6, 2 गुणे 4, क्या चीज़ प्राप्त हो रही है, 8, जो कि आप क्या देख रहे हैं, सम संख्या देख रहे हैं। और दूसरी मेरे पास संख्या मौजूद है 2q प्लस 1,
2q+1 के रूप में आइए देखते हैं। 2q+1, यहाँ देखिए 2 q की जगह पर 1 लेते हैं, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 1 3। फिर यहाँ q की जगह पर 2 लेते हैं तो 2 × 2 + 1 5। फिर देखते हैं यहाँ 3 लेते हैं, 2 × 3 + 1, यानी 2 3 6 1 7। यानी आप क्या देख रहे हैं कि यदि संख्या 2q है तो वह q के किसी भी मान के लिए जब भी संख्याएं होगी तो सम ही होगी। और q के किसी भी, यदि संख्या का रूप 2q+1 है तो q का मान आप कुछ भी रखें, कोई भी होल नंबर रखें, होल नंबर आइए 0 भी रख करके चेक करते हैं तो 2 में 0 से करेंगे 0, आइए 1, यानी 2q+1 के रूप में यदि कोई संख्या है तो वह निश्चित रूप से विषम होगी। तो यही तो हम दिखा दिए, प्रूव कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि q के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए संख्या धनात्मक समपूर्णांक होगी, यदि संख्या का रूप यानी संख्या का साँचा या संख्या का मानक रूप, संख्या का रूप किस चीज़ का हो, 2q हो और विषम पूर्णांक होगी, विषम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक इसलिए क्योंकि, और ऐसे मैं पहले भी बताया था मित्रों कि वास्तविक संख्या में हम जो गुण को पढ़ने चल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सिर्फ धनात्मक संख्या से रिलेटेड है। तो 2q रूप 2q होगी, संख्या का रूप 2q और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q+1 रूप होगी। यही तो सिद्ध करना था, यही तो दिखाना था मित्रों, प्रूव्ड। चलिए तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। जैसा कि आप या स्क्रीन पर मित्रों देख रहे हैं कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ मित्रों, दर्शाना है यानी इसे भी सिद्ध करना है, दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है ना, यानी कोई भी विषम पूर्णांक जो धनात्मक होती है ना, वह या तो 4q+1 के रूप की होती है या 4q+3 के रूप की होती है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक, कोई भी आप पूर्णांक संख्या ले लें। तो आइए मित्रों इस प्रश्नों को हम समझने में भी मित्रों लिखेंगे। दिया गया संख्या का रूप, दिया गया संख्या का रूप जो है क्या है, दिया गया संख्या का रूप इसमें है 4q+1 या 4q+3। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याएं का रूप जो होता है वह a = bq+r होता है, यानी b की जगह पर 4 है। तो इसलिए यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 4। तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ। r का संभावित मान क्या हो जाएगा, r का संभावित मान यही ना होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा 0, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। यानी इसी प्रकार की जो भी संख्याएं होगी वह इसी रूप में बनेगी। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी संख्या का रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तब यहाँ लिखते हैं मित्रों, जब, और यहाँ लिखते हैं तब, यानी जब आर बराबर आप 0 लेते हैं तब ए का मान क्या आ जाता है, तो ए बराबर हो जाएगा बी की जगह पर 4, क्यू कुछ भी हो सकता है और आर मेरा 0, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ 4Q। अरे 0 का क्या अस्तित्व है, जब आर बराबर 1 तब ए बराबर बताओ क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 4Q प्लस 1। अरे इस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखोगे ना, संख्या का रूप बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो बी की जगह पर 4, क्यू की जगह पर, क्यू मुझे पता नहीं है, क्यू की जगह पर कुछ भी हो सकता है, और आर का मान 1, या तो संख्या इस रूप में होगी, या जब आर का मान तुम 2 रखोगे, जैसा कि यहाँ आर का संभावित मान यही हो सकता है, तो आर की जगह पर जब 2 रखोगे तो ए का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा 4Q प्लस 2। और जब आर का मान तुम क्या रखोगे 3 रखोगे, आर का मान जब 3 रखोगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 4Q प्लस 3। अच्छा मित्रों थोड़ा सा ध्यान देना, यह संख्या का रूप क्या आया, या तो 4Q आया, या क्या आया 4Q प्लस 1 आया, 4Q प्लस 2 आया, या 4Q प्लस 3 आया। यानी यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं, यदि किसी संख्या में, यहाँ ध्यान देना मित्रों, यदि किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो या तो संख्या का रूप 4Q आएगा, या तो 4Q प्लस 1 आएगा, या तो 4Q प्लस 2, या 4Q प्लस 3 आएगा। या मित्रों आपकी जानकारी के लिए मैं बतलाऊँ, या 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं, और 4Q प्लस 2 पर विचार। Q का यदि कोई भी मान हम इस वाले संख्या के रूप में रखते हैं तो देखो ना, वह सम संख्या आ रहा है, जैसे Q की जगह पर 1 रखते हैं तो 4 एकम 4, 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 3 रखते हैं तो 4 3 12। आप क्या देख रहे हैं, Q के किसी भी मान के लिए, या यदि 4Q है तो वह एक सम संख्या प्राप्त होगी। इसमें रख कर देखते हैं, यानी Q की जगह पर मित्रों यदि आप 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 1 5, 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 1 9, यदि आप 3 रखते हैं तो 4 तिहाई 12 1, 4 तिहाई 12 1 13, यदि आप 4 रखते हैं तो 4 चौका 16 1 17, जो कि आप देख रहे हैं विषम संख्या है। ठीक उसी तरह से यहाँ Q का कोई भी मान इसमें रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि सम ही आएगा। और इसमें रखते हैं, जैसे 1 रखते हैं 4 एकम 4 3 7, 2 रखते हैं 4 दूनी 8 3 11, 3 रखते हैं 4 3 12, यानी Q का कोई भी मान रखेंगे ना तो 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 का जो रूप आएगा, माने जो यह रूप है, इसमें कोई भी Q की जगह पर आप कुछ भी डालेंगे ना तो यह जो आपको वैल्यू देगा, मान देगा, वह एक विषम संख्या ही देगा, जो कि यही तो दिखाना है, यही दिखाना है। तो यहाँ हम ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ हम देखते हैं अच्छा मित्रों, क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था यही ना कि दिखाना है कि 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 का रूप जो होता है वह हमेशा विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। तो हमें खीर बनानी है तो खीर पर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि Q के किसी भी मान के लिए, Q के किसी भी मान के लिए यहाँ हम देखते हैं Q के किसी भी मान के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है वह 4Q और 4Q प्लस 2 नहीं हो सकता। बताओ, देखे हो ना कहाँ हो रहा था, इसमें कोई भी मान रखते थे तो वह सम दे रहा था, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा थोड़ा सा मित्रों एक बात और मैं कहूँ कि यह C के बेटे A और B है,
बात समझना, सी के बेटे ए और बी है और सी अपने एक बेटा से प्रसन्न है, एक बेटा से प्रसन्न है। तो मैं कहूँ कि सी ए से प्रसन्न नहीं है तो इसका मतलब बी से प्रसन्न है। अब मैं कहूँ कि बी से प्रसन्न है, इसका मतलब ए से प्रसन्न नहीं है। बात समझाना, यदि मैं कहूँ कि यह दो में से एक मेरा सम है, एक मेरा सम है, एक मेरा विषम है, मैं कहूँ कि यह सम नहीं है तो यह निश्चित विषम है। मैं कहूँ कि यह सम नहीं है तो इसका मतलब यह विषम है। तो बात वहीं, यदि संख्या का रूप मेरे पास बस 4 ही प्राप्त है, या तो 4q, या तो 4q + 1, या 4q + 2, या 4q + 3, तो मैं देख लिया कि 2 जो है वह विषम नहीं है तो इसका मतलब जो 2 बच गया वह निश्चित रूप से विषम है, हो सकता है। तो इसलिए मित्रों मैं कह सकता हूँ कि इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, या तो 4q + 1 हो जाएगा नहीं होगा 4q + 1 या 4q + 3। यही तो आपको दिखाना था, होगा, यही तो प्रूव करना था। तो चलिए मित्रों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल 2 और 3 को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझे।